नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है तवी टेल्स के एक और दिलचस्प एपिसोड में। और आज का एपिसोड नंबर है 79। तवी के किनारे बसे हमारे सुंदर शहर जम्मू की मिट्टी ने कई ऐसी शख्सियतें दी हैं जिन्होंने अपनी मेहनत और जज्बे से एक मुकाम हासिल किया है। आज हमारे साथ मौजूद हैं एक ऐसी ही शख्सियत, श्री पवन शर्मा जी। पवन शर्मा जी का जन्म जम्मू के समीप ही बिश्नाह में हुआ। इनका परिवार फौज से जुड़ा रहा है और वही शायद इनके अंदर भी दिखता है, डिसिप्लिन और बुलंद आवाज। घर के लगभग सभी सदस्य सेना में सेवाएं दे चुके हैं और परंपरा आज भी वैसे ही जारी है। खेती किसानी से भी इनका गहरा नाता रहा है और खुद खेतों में भी खुद इन्होंने काम किया। और कॉलेज के दिनों में इन्होंने बिश्नाह में करीब 1-2 साल तक एक टी स्टॉल भी चलाया। लेकिन इनकी जिंदगी की असली दिशा तय हुई रंगमंच से। रंगमंच ने ही इनके जीवन को बदल कर रख दिया और यहीं से इनके एक नए सफर की शुरुआत हुई। जाने माने रंगकर्मी पद्मश्री बलवंत ठाकुर जी के साथ इन्होंने कई सालों तक काम किया। रंगमंच से निकलकर पवन जी दूरदर्शन पहुंचे, फिर दैनिक जागरण अखबार से जुड़े। उसके बाद दिल्ली के 2 चैनलों के लिए फ्रीलांस पत्रकारिता की। फिर शुरू हुआ चैनल 7 का सफर, जो बाद में IBN 7 बना और आगे चलकर नेटवर्क 18 के नाम से जाना गया। यहां पवन जी ने करीब 18 साल तक जम्मू ब्यूरो हेड के तौर पे अपनी सेवाएं दी। इसके बाद इन्होंने डिजिटल मीडिया में कदम रखा, पंजाब केसरी के जम्मू कश्मीर हेड की जिम्मेदारी संभाली और आज ये द न्यूज रूम 24 आवाज के एडिटर इन चीफ के तौर पर अपनी सेवाएं दे रहे हैं। पत्रकारिता और रंगमंच की दुनिया में 3 दशकों से भी ज्यादा अनुभव को समेटे हुए आज हम बात करेंगे पवन जी के सफर, संघर्ष और सीख की। और इसके साथ ही आज मैं ये भी ऐड करना चाहता हूं कि इनका एक बहुत ही सुंदर प्रोग्राम आता है। काफी प्रोग्राम है इनके, लेकिन जो दर्शकों में बहुत चर्चित और बहुत ही प्रसिद्ध है, जिसका नाम है खटोखट। ये बेसिकली डोगरा की एक फ्रेज है जो हमारी लोकल लैंग्वेज में, और इसको जिस खूबसूरती से ये दिखाते हैं, कोई भी ऐसा प्रॉब्लम हो जो हमारे रीजन के अंदर आ रही हो, वो इमीडिएटली उन लोगों तक पहुंच जाती हैं जो डिसीजन मेकर्स हैं। तो चलिए आज बिना देर किए शुरू करते हैं आज का एपिसोड 79। पवन जी, स्वागत है आपका तवी टेल्स में। तवी टेल्स एपिसोड 79 में मैं और डॉक्टर विकास दोनों ऑनर्ड हैं कि आपने आज अपना कीमती समय निकाला तवी टेल्स के लिए। और आज श्रोताओं, व्यूअर्स, ये पहली बार हुआ है कि आज हम दोपहर के टाइम रिकॉर्डिंग कर रहे हैं, क्योंकि किसी कारणवश रात की रिकॉर्डिंग हम नहीं कर पाए। आपका बहुत बहुत स्वागत है पवन जी, और हम सुनना चाहते हैं आपके जीवन के बारे में, संघर्ष और सीखों की। ओवर टू डॉक्टर विकास। थैंक यू डॉक्टर साहब, एंड थैंक यू खजूरिया साहब। पवन जी, आपके स्टूडियो से हम स्वागत कर रहे हैं अपने प्लेटफॉर्म तवी टेल्स पे। आज रोल्स रिवर्स हुए हैं। जनरली हम आपके स्टूडियो में आते हैं अपना इंटरव्यू देने, लेकिन आज हम आपका इंटरव्यू कर रहे हैं हमारे प्लेटफॉर्म के लिए, क्योंकि डोगरों का जम्मू का अपना प्लेटफॉर्म है तवी टेल्स, तो आपको घर जैसा जरूर महसूस होगा। आज का एपिसोड है पवन जी आपके जीवन के लिए समर्पित, आपकी जीवन यात्रा को जानने का, आपकी अचीवमेंट्स को जानने का। और आपका जो बचपन है, जैसे अजय जी ने बताया कि बिश्नाह से आपकी यात्रा शुरू हुई, आपका बचपन बिश्नाह में गुजरा। मैं चाहता हूं कि आप बिश्नाह गांव, फौजी परिवार का माहौल और खेती किसानी के उन दिनों की कुछ यादें हमारे साथ साझा करें जो आपके दिल के बहुत करीब है। डॉक्टर साहब, कल प्रोग्राम रिकॉर्ड कर लगे तो नेट गया बैठी खड्डो ही है। हुआ है कल वाला साहब की प्रोग्राम हो गया कल, फिर शामी खटोखट। खैर चलो, थैंक यू वेरी मच। आज अपने स्टूडियो से आपके साथ मुखातिब हो रहे हैं और बहुत अच्छा लग रहा है डॉक्टर साहब। आपको जो खजूरिया साहब आपके सामने हम बैठे हैं, बात कर रहे हैं। आपने जैसा सवाल किया कि बिश्नाह का माहौल उस समय, मैं 1980s की अगर बात करूं तो उस समय बिश्नाह इतना बड़ा कस्बा नहीं था, छोटा था। तो आज भी है, आज भी खेती बाड़ी तो है, गांव का माहौल आज भी है, क्योंकि जैसे जैसे
गांव जो है वो अब कस्बों में तब्दील होते जा रहे हैं, तो थोड़ा बहुत तो फर्क पड़ रहा है। लेकिन जो पुराना समय था, उस समय खेतों में काम करना, खेलना, नहरों में नहाना, तालाब में नहाना, अमरूदों के बाग में जाना, आम तोड़ने जाना, वो पूरा कल्चर गांव वाला जो था वो हमने वो देखा हुआ है। अब इतना समय बीत गया है तो पुरानी यादें तो हैं, लेकिन अब बदलाव जो है वो आगे चलता जा रहा है। दौड़ जो आधुनिकता की है उसके साथ चल रहा है। बाकी परिवार तो फौज में थे, फादर साहब भी फौज में थे, बाकी ताए चाचे मामे मासे सब मैक्सिमम जो हमारे घरों की अगर हम बात करें तो अपने घरों के अंदर भी अधिकांश लोग जो थे वो सेना में थे या सीआरपीएफ में थे, अपनी अपनी सेवाएं दे रहे थे। तो परिवार का माहौल पूरा फौजी था। मेरे दोनों भाई जो हैं वो फौज में थे, मेरे मामा जी हैं वो कर्नल रिटायर्ड हुए हैं। तो पूरा एक सर्कल जो था हमारा फैमिली का, वो एक फौजी परंपरा हमारी रही है, और ये परंपरा अभी भी जारी है। आगे भी जो हमारी पीढ़ियां हैं वो इसी फर्स्ट चॉइस यही हमारी होती है कि किसी न किसी तरीके से हम देश की सेवा के लिए फौज में जाएं। तो गांव का माहौल जो था, जैसा आपने सवाल किया था, वो बचपन जो है वो आपको लौट के तो आएगा नहीं, लेकिन यादें बहुत सी हैं वहां पर जुड़ी हुई हैं। वो हमने भी मवेशी रखे हुए थे, खेती बाड़ी हम करते थे, हमारे पास बहुत सी जमीन थी जहां पर हम काम करते हैं। अभी तो अब जैसे जैसे समय बदल रहा है तो जमीन जो है वो अब ठेके पे जा रही है, थोड़ा बहुत करते हैं, लेकिन अधिकांश जो है काम वो किसी को सौंपा हुआ है। लेकिन परंपरा आज खेती बाड़ी की भी, किसानी की भी जारी है, फौज की भी जारी है। हाँ, ये जरूर है कि अब बदलाव बहुत ज्यादा हो गया है, बिश्नाह बहुत बड़ा कस्बा बन चुका है। तो अब जो वहां पर वो पुराना सिस्टम बहुत कम बचा है। बचपन आज भी गांव में हमारे वहां बच्चे आज भी खेतों में जाते हैं खेलने, लेकिन अब बदलाव बहुत ज्यादा हो गया है। बिल्कुल। और पवन जी, कहीं ना कहीं जब हम पारंपरिक तरीके से गांव में रहते हैं और हम कोशिश ये करते हैं कि ये शहर की तरह यहाँ भी सुविधाएं उपलब्ध हों, लेकिन जब वो सुविधाएं आती हैं तो हमें गांव का परिवेश वापस याद आना शुरू हो जाता है। हम हमेशा इसी असमंजस में पड़े रहते हैं कि हमें क्या चीज़ चाहिए रहेगी, क्योंकि एक इंसान के रूप में कभी भी हम बैलेंस्ड अप्रोच नहीं ले पाए। और शायद यही एक कारण है कि मैं और डॉक्टर विकास काफ़ी बार इस बारे में डिस्कस करते हैं कि नेशनल हाईवे बन गया है, 6 घंटे में हमें दिल्ली पहुंचने की होड़ है, लेकिन उसके बदले में हम अपने पहाड़ों को ख़त्म कर चुके हैं, कहीं ना कहीं सारे रास्तों के दरख्त कट चुके हैं। सो डेवलपमेंट कहीं ना कहीं बैलेंस होनी बहुत जरूरी है। और आपने बहुत अच्छे शब्दों में बताया कि अब वो कस्बे में तब्दील हो चुका है, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग शुरू हो गई है बजाय कि किसान खुद उसमें आए। लेकिन कहीं ना कहीं डेवलपमेंट भी उतनी जरूरी है। इसके साथ ही हम पवन जी आते हैं, सुना है कॉलेज के दिनों में आपने बिश्नाह में 1-2 साल तक एक टी स्टॉल भी चलाया था। उस अनुभव ने आपको क्या सिखाया, और आज उन संघर्ष के दिनों को याद करके कैसा महसूस होता है? देखिए, अब ये 1988-89 की बात है, जब हम एमएम कॉलेज में पढ़ते थे। तो उस समय आ, ये था कि थोड़ा बहुत खर्चा भी निकल जाए, क्योंकि खेती बाड़ी, फादर साहब की पेंशन थी, भाई हम छोटे थे। तो उस समय ये था कि हम खेतीबाड़ी भी करें, पढ़ें भी, और खर्चा भी थोड़ा कंट्रोल में रहे। तो इतना ज्यादा पैसे, लेकिन पैसों की वैल्यू उस समय बहुत होती थी, लेकिन फिर भी पैसों की कमी तो रहती है। तो खेतीबाड़ी में इतना ज्यादा, आपको पता, अगर सही, अगर जो किसान है जिनके पास तो बहुत ज्यादा हेक्टर्स के हिसाब से जमीन है, एकड़ों के हिसाब से, वो तो उसी ढंग से खेतीबाड़ी करते हैं तो प्रॉफिट होता है। जो छोटे किसान हैं उनको जो खाद डालनी, बीज डालना, जब मेहनत करनी है, बहुत कम बचता था। तो उस समय थोड़ा लगा कि सोर्स ऑफ इनकम भी बढ़ाया जाए। तो बिश्नाह में केसी मोड़ है, वहां पर हमने नहर के किनारे एक खोखा लगाया था, टी स्टॉल बनाया था, जिसमें पान सिगरेट वगैरह और चाय वगैरह का काम था। सुबह हम खोलते थे, और कॉलेज कॉलेज टाइम से पहले खोल लेते थे, उसके बाद कॉलेज चले जाते थे, फिर वापस आके फिर खोलते थे, शाम को लेट नाइट तक वो चलता था। तो अच्छा था, सोर्स ऑफ इनकम भी उससे निकलता था। लेकिन वहां पर बैठने से भी थोड़ा सा ये लगा कि जिम्मेवारी क्या है, संघर्ष क्या है, क्योंकि उन्हीं दिनों में हम थिएटर भी कर रहे थे। तो बहुत सी चीजें जो है ना लाइफ के अंदर, वो पूरा एक सर्कल बना हुआ था, समय का पहिया जो था वो घूम रहा था, कोई ठिकाना नहीं मिल रहा था कि हम कहाँ जाएं, क्या करें, कौन सी जगह में जाएं। हालांकि मेरी कोशिश होती थी कि मैं पढूं और उसके बाद मैं ऐसा टेस्ट पास कर लूं कि मैं फौज में अफसर जाऊं। लेकिन हालात कुछ ऐसे बन जाते हैं, सर्कल कुछ ऐसा बन जाता है कि इंसान उस पहिए के अंदर घूमता रहता है। जो किस्मत में होता है वही मिलता है, आप सोचिए जो मर्जी। लेकिन इतना जरूर था कि उस 30 साल से बहुत कुछ सीखने को भी मिला, और सोर्स ऑफ इनकम भी बन गया था कि 4 पैसे जेब में होते थे, घर से पैसे कम मांगने पड़ते थे। पवन जी, बहुत अच्छी चीज आपने एक चीज जो बताई है, मैं इसमें 2 चीजें ऐड करूंगा। जब इलेक्शन के दिन थे तो हम काफी हद तक आपको उन लोकेशंस में देखते थे जिन लोकेशंस पे किसी भी इंसान का जाना मुश्किल हो। क्योंकि एक दिन हम सुबह देखते थे इलेक्शन के दौरान पे कि आप रिमोट एरियाज में चले गए हैं,
दूसरे दिन देखते थे आप वहीं से उठ के दूसरे रिमोट एरिया में चले गए हैं। एक जो ग्राउंड से जुड़ाव जुड़ाव है आपका, वो शायद आपको टी स्टॉल ने भी दिया होगा, क्योंकि जो पत्रकारिता है आपकी, वो आप लोगों से इतनी जल्दी एक्लेमेटाइज हो जाते हैं, घुल मिल जाते हैं। ये शायद ट्रेड भी आपको वहीं से मिला होगा, आपको मेहनत और उन सब चीज़ों का भी। सेकंड, जो मेरे श्रोता अभी हमारे यहाँ पे जो यूथ हैं, आज 88 89 की बात कर रहे हैं पवन जी, लेकिन विदेशों में अगर आपको सस्टेन करना है तो वहां पे आपको किसी ना किसी रेस्टोरेंट में कहीं ना कहीं आपको काम करना जरूरी है, तभी जाके आप सस्टेन कर पाते हैं, क्योंकि घर से एक लिमिटेड रिसोर्सेज आते हैं। 88 89 में भी पवन जी ने यह दिखा दिया कि अपनी एजुकेशन को सस्टेन करने के लिए इन्होंने उस टाइम पे भी एक टी स्टॉल का सहारा लिया। और ऑन द लाइटर साइड, हमारे प्रधानमंत्री ने भी अपनी शुरुआत ऐसे ही की है। बहुत बहुत शुभकामनाएं पवन जी को कि इनका स्टार्ट भी और संघर्ष भी उसी तरीके था, और हमारी विशेष हैं कि ये भी उसी मुकाम तक पहुंचे जहां तक हमारे प्रधानमंत्री हैं। डॉक्टर विकास। पवन जी, अक्सर हमने आपको ये कहते सुना है कि रंगमंच ने आपकी जिंदगी की डायरेक्शन, दिशा बदल दी। आपको मौका मिला पद्म श्री बलवंत ठाकुर जी के साथ काम करने का। हम जानना चाहते हैं कि आपका वो सफर कैसा रहा और रंगमंच ने आपके अंदर के कलाकार और इंसान को किस तरह से तराशा। डॉक्टर साहब, रंगमंच जो है वो बहुत जरूरी है हर इंसान के लिए। खास करके आप अगर मीडिया में हो तो ये आपकी जिंदगी का एक अहम हिस्सा बन जाता है। आप स्टेज पे, थिएटर पे, आप थिएटर के आर्टिस्ट हो तो आपने स्टेज के ऊपर अगर आप वहां पर अभिनय कर चुके हैं तो आपके लिए टीवी, ये डिजिटल मीडिया, जहाँ लाइफ का कोई भी ऐसा मंच जहां पर आप खड़े होंगे, आप झिझकते नहीं, आप डरते नहीं है, आप अपनी बात को अपने दम से रखते हैं, क्योंकि आपको वो चीज उसी समय सिखा दी जाती है। थिएटर के अंदर दो चीजें बहुत इंपॉर्टेंट होती है, डिसिप्लिन और ट्रस्ट। ये दो चीजों पे जो एक्टर है वो काम करता है, एक तो डिसिप्लिन, दूसरा ट्रस्ट। और बलवंत ठाकुर वो तो हमारे गुरु हैं, उन्होंने तो हमें, अगर डोगरी चाहते थे, मांझिया शैल था, वो अपने तरीके से करवाते थे। लेकिन मेरा थिएटर की शुरुआत, हम जब बिश्नाथ से कॉलेज जाते थे उसी समय हमारा ग्रुप होता था रंगोली प्रोडक्शन, बरियाम थापा होते थे मेरे दोस्त, तो हमने सबने पहले मिलकर शुरुआत की थी। तो शक्ति नगर में जो ITI कॉलेज है वहां पर हम लोग रिहर्सल्स करते थे। रामलीला तो मैं पहले भी करता था, उसमें रावण का मेरा करेक्टर होता था, डिफरेंट करेक्टर्स में करता था, तो रामलीला का शौक तो पहले भी था। तो जब मंच के ऊपर आए तो बरियाम के साथ हमने रंगोली प्रोडक्शन शुरू की। उसके बाद फिर बरियाम मुंबई चले गए, तो हम लोग नटरंग चले गए। तो नटरंग में जाकर हमें तराशा गया। बलवंत ठाकुर की जो टीम थी, नीरज कांत, अनिल टिक्कू, ये वो लोग थे जो मजे हुए आर्टिस्ट है, जबरदस्त थिएटर के आर्टिस्ट। ये लोग मांझते हैं, जो नया लड़का जाता है उसको तराशते हैं। और ऐसा नहीं है कि आप जो कहते हैं कि थिएटर में जाओगे तो आप आराम से, नहीं, आपको वहां भी मेहनत करनी है, पर्दे के आगे भी, पर्दे के पीछे भी। बहुत कम समय मिलता है पर्दे के आगे काम करने का, मैक्सिमम समय निकलता है पर्दे के पीछे। पर्दे के पीछे से ही ट्रेनिंग होती है, वहां पर सिखाया जाता है कि थिएटर क्या है, मंच जो क्या है। क्योंकि जो थिएटर की डोमेन है ना, वो जिंदगी है बस। आप समझ लीजिए पूरी दुनिया जो है ये एक मंच है, आप उसके किरदार हैं, आप अपना किरदार निभा रहे हैं और निभा के आपने चले जाना है। कुछ किरदार ऐसे होते हैं जो अपनी छाप छोड़ जाते हैं। तो नटरंग ने हमें वो चीजें सिखाई। आज हम कहीं पर भी खड़े हैं, अपनी बात रखते हैं, दम से रखते हैं, कैमरे के आगे हम बेझिझक बात कर सकते हैं, माइक लेके कहीं भी खड़े हो जाते हैं। ये प्रारंभिक की जो ट्रेनिंग थी हमारी स्टार्ट की, ये वहीं से शुरुआत थी। और उसके लिए बलवंत जी के साथ काम किया, फिर स्वर्गीय रतन दोषी थे, उनके थिएटर ग्रुप में किया, कुमारे भारती हैं, जन खजूरिया जी हैं, मदन रंगीला हैं, अरविंद आनंद है, बहुत से आर्टिस्ट जो हैं उनके साथ किया। फिर उसके बाद थिएटर से हमने टीवी की ओर रुख किया, जम्मू दूरदर्शन, श्रीनगर दूरदर्शन, ये तमाम जो सीरियल्स थे हम लोग करते थे। तो एज एन एक्टर आज भी हम वही कैरेक्टर कर रहे हैं। आप मंच पे खड़े हो या कैमरे के सामने खड़े हो, बस दो चीजें हैं, ट्रस्ट, डिसिप्लिन, और आप कितनी निष्ठा ईमानदारी से काम करते हैं वो मैटर करता है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। और जैसे आपने बताया कि आज किस तरीके से आपको ग्रूम किया पद्म श्री बलवंत ठाकुर जी ने, और किस तरीके से थिएटर ने आपकी जिंदगी में बदलाव लाया। शायद इसी वजह से अगर हम देखते हैं तो IIT IIM, माइट, जम्मू यूनिवर्सिटी, ये अपने बच्चों को कह रहे हैं कि अगर किसी भी आप कोर्स में हैं तो आप ड्रामेटिक्स के थ्रू अगर जाते हैं तो आपकी पर्सनैलिटी में
होलिस्टिक डेवलपमेंट होगी। और तभी इसी वजह से आर्टिस्ट इन कैंपस इस तरीके के प्रोग्राम करवाए जा रहे हैं कि उनका बोलने का जो झिझक है वो किसी तरीके से खत्म हो जाए। अगेन पवन जी, ऑन द लाइटर साइड, आप रामायण जो रामलीला रहती थी उसके अंदर आप रावण का रोल करते थे। अब हमारी काफी पिक्चरें आ चुकी हैं, आपका कौन सा उन पिक्चरों में ऐसा किरदार है रावण का जो हीरो जिसने आपको लगता है कि जस्टिस किया है उस रोल के साथ, अगर आप पिक्चरें देखते हैं तो? देखिए, जो मिथोलॉजिकल पिक्चर्स बनती हैं, किसी भी रामायण हो महाभारत हो, वो पुराने टाइम पे हम सीरियल्स देखते थे। रामायण भी देखा हुआ है, महाभारत भी देखा हुआ है। अब रामायण के ऊपर बहुत सी फिल्में बन रही हैं, उसमें डिफरेंट कैरेक्टर्स हैं। मैं बहुत कम देखता हूँ, मैं आपको सीधा बताऊं, जी। मैं बहुत कम देखता हूँ। लेकिन आशुतोष राणा का कैरेक्टर जो है वो जबरदस्त रहा है अजय रावण का। लेकिन मैं बहुत कम देखता हूँ इन चीजों को, क्योंकि समय भी नहीं होता है। और खास करके जो मैथोलॉजिकल फिल्में बनती हैं, अ, उनके ऊपर आप अगर ज्यादा, वो फिर अलग मुद्दा हो जाता है बहस का। वो ठीक है, जो जो करेक्टर करेक्टर तो एक्टर जो है उसको आप कोई भी करेक्टर दी, जरूरी नहीं कि मैं, अगर मैं रामलीला में रावण बनता था तो मैं जनक भी बनता था, मैं दशरथ भी बनता था। तो करेक्टर, कोई एक्टर को कोई भी करेक्टर दे दीजिए, बस वो जो एक्टर है वो पहले उस करेक्टर को अपने अंदर डालेगा, उसके बाद वो जाएगा। बाकी बहुत से अच्छे आर्टिस्ट हैं जो रामायण में जो रावण बनते थे, अब उनकी वो शायद उनकी डेथ हो गई है, अब उनका मुकाबला कौन करेगा। अब नए जी। नए एक्टर जो हैं वो सब ट्राई कर रहे हैं, लेकिन हर कोई कोशिश करता है कि अपने करेक्टर के साथ मैं न्याय कर पाऊं, अन्याय ना हो। तो यही कोशिश एक एक्टर की होती है, क्योंकि जैसा मैंने पहले कहा कि दो तीन चीजें होती हैं। कॉन्फिडेंस बहुत जरूरी होता है, ये भी थिएटर से ही पैदा होता है, और ये चीजें मैटर करती हैं। आने वाली कोई भी लाइफ हो, आप जैसे आपने आईआईएम या आईआईटी की बात की है, बहुत से स्कूल्स जो हैं वहां पर थिएटर की वर्कशॉप तो एक सब्जेक्ट हो गया, थिएटर इन एजुकेशन। ये बहुत पहले शुरू हुआ था, तब किसी को पता भी नहीं था कि स्कूलों में रंगमंच होगा। तो बलवंत ठाकुर की जो शुरुआत थी, उसके बाद बहुत से ग्रुप्स आगे, सबने काम किया इसके ऊपर। और बैरी जॉन से शुरू हुआ था थिएटर इन एजुकेशन दिल्ली से। तो बहुत से लोग अभी भी हैं जो अपने करेक्टर के साथ तो न्याय करते ही करते हैं, लेकिन थिएटर की जड़ें जो हैं वो आप घर घर में पहुंचाने में भी काम किया जा रहा बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। और पवन जी, इसके साथ हम आते हैं आपके पत्रकारिता के सफर पे। चैनल 7 से IBN 7 और फिर नेटवर्क 18 तक करीब 18 साल जम्मू ब्यूरो हेड के तौर पे काम करते हुए आपने जम्मू कश्मीर की कौन सी बड़ी घटनाएं सबसे करीब से कवर की हैं जो आज भी आपके जहन में ताजा हैं? है, सभी की है। इस टेन्योर में मिलिटेंसी का ग्राफ बहुत ज्यादा था जब हम नेशनल चैनल में थे। ठीक है, नेशनल चैनल जो टीवी का और अखबार का अलग अलग कंसेप्ट है। जब दैनिक जागरण में थे उस समय भी मिलिटेंसी बहुत थी, उस समय भी बहुत इंसिडेंट होते थे। हरवंश गोके जी मेरे गुरु हैं जो मुझे इस फील्ड में लाए थे, उनके साथ बहुत ट्रेवल किया है। वो रात रात भर पूरा ट्रेवल करके हम उन इंसिडेंट को कवर करते थे। उस समय कैमरा नहीं था, उस समय हम फोटो खींचते थे और खबर स्पॉट से रिपोर्ट करते थे। रात को 1 बजे भी स्पॉट के ऊपर से जाके रिपोर्टिंग की है। तब अखबारें, जो दैनिक जागरण थी वो जलंधर से छपती थी, वहां फोन करके ओके साहब बोल देते थे भाई ऑडिशन फ्रंट पेज होल्ड पे रख लीजिए, हम लोग स्पॉट में हैं। वहां से किसी ना किसी तरीके से आपको फोटो भेजने की कोशिश करेंगे। तब ये व्हाट्सएप नहीं होता था, आप बड़ी मुश्किल से जलंधर तक वो एक लाइंस होती थी, उस लाइंस के जरिए फोटो भेजने पड़ते थे, समय लगता था, लेकिन उस समय भी मेहनत करनी पड़ती थी। उसके बाद फिर टीवी में आए तो मैक्सिमम बहुत सी घटनाएं हमने कवर, कोई भी ऐसी घटना नहीं होगी जो जम्मू प्रोविंस में रही होगी। रजौरी पुंछ हो, किसवा डोडा भद्रवाह का इलाका हो, बसोली बनी मल्हार का इलाका हो, सांबा में इनकाउंटर्स हुए, सुजमा में इनकाउंटर्स हुए, बहुत सी लोकेशन जहां पर जितने भी बड़ी बड़ी घटनाएं हुई हैं वो सब कवर की हैं। और सब उस समय जान जोखिम में रख के ही काम होता था कि ब्रेकिंग का जमाना होता था कि पहले कौन पहुंचा, किसने क्या किया, वो सब चलता था। तो हर घटना जो थी मेरी नजर में वो एक अपना अपना अलग से अनुभव है उसका। बट कोई ऐसा अनुभव पवन जी जो आपको लगता है कि बहुत इंपॉर्टेंट रहा है, स्पेशली फॉर जम्मू रीजन के लिए या आपकी सांबा सांबा पर्सनली? इनकाउंटर, सांबा इनकाउंटर जब हमारे साथी उसमें शहीद हुए थे, दिल्ली के सेल्सर में वो थे उस समय, आप सब जानते हैं उनको, जी। कि वो जो डेथ थी अशोक सोडी साहब की, वो हमारे सामने थी। एक ही दीवार के ऊपर हम लोग थे, दीवार के पीछे थे, सामने एक घर के अंदर से मिलिटेंट जो है वो एक सुराग के अंदर से फायर कर रहा था।
और हम लोग वहां पर थे, 2008 की बात है। और वहां पर वो जो इनकाउंटर था वो हमारे सामने था। उस इनकाउंटर में बहुत, मेरा कैमरामैन भी उसी इनकाउंटर में इंजर्ड हुआ था। वहां पर हमने वो चीजें देखी थी करीब से। ऐसे तो बहुत सी घटनाएं हैं, रजौरी पुंछ में भी बहुत करीबी है, लेकिन सांबा में दो इनकाउंटर बहुत है। एक तो अशोक सोडी साहब वाला, एक बार फिर जब यहाँ कैवलरी कोर के ऊपर अटैक हुआ था आर्मर्ड की बटालियन पर, तब हम लोग रोड के ऊपर सारे जर्नलिस्ट फंस गए थे, तो गोलियां हमारे ऊपर से निकल रहे थे, हम लेटे हुए थे। वो वाला था जगती, वहां पर जो अपना नगरोटा में जो है, जो नारायणा हॉस्पिटल से पहले जो जजर कोटली वाला इनकाउंटर था, वो बहुत भी खतरनाक था। उस समय भी गोलियों की बौछारें हमारे ऊपर से होती थी, बड़ी मुश्किल से। ये हर एक घटना जो है वो अपने आप में, अगर उस पर बात करना शुरू करेंगे तो न जाने कितने दिन निकल जाएंगे। ये बहुत लंबी कहानियां हैं। रजौरी पुंछ के बहुत से इंसिडेंट्स हैं। कई बार जो, जब बम बोले का आंदोलन चल रहा था, तो मैं पहला रिपोर्टर था उस समय जो स्पॉट के ऊपर पहुंचा था। मेरे साथ मेरी इंग्लिश चैनल की कुलीग होती थी पवन बाली, हम लोग सबसे पहले वहां पहुंचे थे। और हम गलती से गली में घुस गए थे माइक और कैमरा लेके। राजीव बख्शी मेरे साथ, मेरे कैमरामैन था, बंटी मेरे साथ होता था, बंटी महाजन। तो हम तीन लोग थे, एक पीछे था, दो आगे। तो हम वो कैमरा लेके आगे चले गए थे, हमें पता ही नहीं था उस घर के अंदर क्या हो रहा है। उसी घर के अंदर मिल जाएंगे, तो पीछे एक गली थी, वहां पर हम पहुंच गए। तो हम अपनी मर्जी से ऐसे जा रहे हैं बोलते हुए कि हम वहां पहुंच गए। तो सामने एक पेड़ था, पेड़ के साथ दीवार थी, वहां पर एक मिलिटेंट था। उसने हमको देखा, हमने उसको देखा, हमें नहीं पता था कौन है, लेकिन उसने कहा भाई किधर, मीडिया का ना जाओ पीछे। उस समय पहुंच तो गए, वापस आने की हिम्मत नहीं थी, क्योंकि उसके हाथ में वेपन देख लिया था कि ये टेररिस्ट है। अब हम रिवर्स पीछे आ रहे हैं, लेकिन वो जो 20 कदम थे ना, 10-20 कदम जितने हम थे, वो 20 कदम पीछे जाने को ऐसा लग रहा था कि हम कितने साल लग गए इसको पीछे आने में। बड़ी मुश्किल से जान बची थी। और फिर बाद में उस मिलिटेंट को तो मार ही दिया था वहां पर। बहुत बड़ा, वो भी एक बड़ा खतरनाक इनकाउंटर था। वो पूरा सुबह से लेके रात 11 बजे तक जाके ऑपरेशन कंप्लीट हुआ था। और उस समय जम्मू में बम गोले का एजिटेशन चल रही थी। पवन जी, और मेरे ख्याल से जो पत्रकारिता के छात्र हैं, उसके साथ साथ जो आम लोग भी हैं, जो सुबह सुबह जिनके घर में 7 बजे 6:30 बजे के करीब न्यूज़पेपर आता है, या फिर जो टीवी के ऊपर दिन रात चैनल्स पे देखते हैं, उसके पीछे की जो कहानी है वो कितनी अ, खतरनाक कहानी है। जैसे आज आपने एक्सप्लेन किया कि वो पिछले 20 कदम वापस आना भी लग रहा था कितना मुश्किल कार्य है। तो मैं बस ये अपने व्यूअर्स को ये कहना चाहता हूँ कि जब आप अखबार पढ़ें और जब भी आप टीवी पे देखें कि ऐसे कोई क्रिटिकल न्यूज़ जो है वो कवर हो रही है, उसके पीछे आप ये याद कर लें, जो पवन जी के आज शब्द हैं, कि उनके पीछे कवर करने वाले वो इंसान भी किसी फौजी से कम नहीं है, जो अपनी जान जोखिम में लाकर आपके अखबार के लिए और आपके टीवी के लिए एक न्यूज़ लेकर आते हैं, सो दैट आप अपडेटेड रहें कि देश का हालचाल कैसा हो रहा है। पवन जी, हैट्स ऑफ टू यू फॉर डूइंग सच ए एक्स्ट्राऑर्डिनरी वर्क, क्योंकि आपको हम बहुत सालों से फॉलो करते हैं। हरबंस सर का आपने आज जिक्र किया, हरबंस नगोके जी को हम भी फॉलो करते हैं, और अशोक सोडी जी की जो शहादत थी, ये सब पत्रकारिता के एक हिस्टोरिक गोल्डन स्तंभ रहे हैं, जिनके बारे में आज हमने डिस्कस किया। और उसके ऊपर प्रकाश डालने के लिए तहे दिल से तवी टेल्स की कंप्लीट टीम से, हमारे व्यूअर की तरफ से आपका हार्दिक हार्दिक धन्यवाद। डॉक्टर विकास। पवन जी, आपने पारंपरिक पत्रकारिता में बहुत देर काम किया और अब आप डिजिटल मीडिया की दुनिया में भी कदम रख चुके हैं। पहले पंजाब केसरी में काफी देर रहे और अब आप द न्यूज रूम 24 आवाज के एडिटर इन चीफ के तौर पर काम कर रहे हैं। तो ये ट्रांजिशन, ये बदलाव आपको कैसा लगा, और डिजिटल पत्रकारिता की चुनौतियां पारंपरिक मीडिया से किस तरह से अलग है? देखिए, अब समय बदल चुका है, और ये बदलाव जो हुआ है, ये जो इंफॉर्मेशन का युग है, यहाँ पे आपको सूचना, आपको जानकारी जो आपको चाहिए, अब आपके टिप्स पे आती है। पहले समय लगता था, अखबार की घटना रात को 1 बजे होती थी, सुबह लोगों को पढ़ने को मिलती थी, किसी को पता ही नहीं होता था क्या हो गया, सवेरे अखबार देख के पता चलता था। अब अखबार वालों भी, जितने भी न्यूज़पेपर्स आते हैं, उनके भी डिजिटल प्लेटफॉर्म बन चुके हैं। हर खबर पहले लोगों तक पहुंचानी है। फिर टेलीविजन का जमाना अखबार के साथ साथ शुरू हुआ था। टेलीविजन में भी आप, बहुत कम समय होता था कि लोग लाइव कर पाते हैं, रिकॉर्डेड करके भेजते थे, तो भी इंसिडेंट से कुछ देर के बाद चलता था। फिर लाइव का सिस्टम शुरू हुआ। फिर मुंबई हमलों के बाद
लाइव रिकॉर्डिंग के ऊपर, लाइव जो होता था किसी भी इंसिडेंट का, उसके ऊपर रोक लग गई थी। तो उसके बाद फिर रिकॉर्डेड करके ऑन एयर किया जाता था जो कोई ऐसी घटना हो। ऐसे तो बहुत से लाइव होते हैं, पॉलिटिकल रैलीज तो होती रहती है, लेकिन जो देश की सुरक्षा से जुड़ा हुए मामले थे उसके ऊपर ये रोक लग गई थी। फिर बदलाव हुआ डिजिटल युग का। आज डिजिटल युग है। जरूरी नहीं है कि हर पत्रकार डिजिटल युग के अंदर इस दौड़ में फिट हो पाए, और ये जरूरी भी नहीं है कि वो फिट ना हो पाए, क्योंकि समय के साथ साथ बदलाव जरूरी है। हर किसी को अपना बिजनेस या अपना कोई भी वो काम करता है, वो समय के हिसाब से उसको चेंज करता है। और खास करके आज जो डिजिटल युग है, इसमें आपके पास मोबाइल पे सब कुछ आ रहा है। जनता खबर को बड़ी जल्दी सुनना चाहती है। जो स्क्रोल वाला सिस्टम है ना, वो अब लोगों के अंदर हावी हो गया है, और रुकना बहुत कम करते हैं लोग। निकलते जाते हैं, सुना और निकलते गए। लेकिन फ्लो इतना है कि आपको खबर भेजनी ही भेजनी है, खबर चलानी है। और सबसे बड़ी बात होती है आपकी टीम, आपका कंटेंट। डिजिटल में बहुत कंपटीशन है, बहुत से चैनल आपको देखने को मिलेंगे, बहुत से पोर्टल हैं, सब अच्छा काम कर रहे हैं, कोई हम ये नहीं कहते कम कर रहा है। लेकिन उस इस भाग दौड़ के भीतर सरवाइव वही लोग करते हैं जिनका टीम वर्क होता है, जिनका कंटेंट होता है, और जो लोग निष्ठा और ईमानदारी से काम करते हैं। क्योंकि ये जो आज का युग है ना, ये बहुत फास्ट है। पहले समय में भी मेहनत बहुत होती थी, ऐसा नहीं है कि नहीं होती, उस समय बहुत मेहनत करनी पड़ती थी। पैदल पैदल चल के टेप्स लेके नीचे आते थे हाईवे तक, गाड़ी के हाथ टेप भेजी जाती थी कि जम्मू फलाना बंदा होगा वो मिल जाएगा। वो टेप यहाँ से एडजस्ट होती थी स्टूडियो के लिए, दिल्ली के लिए। मेहनत तब भी बहुत ज्यादा थी। आज क्या है कि आज 2-2 मिनट के बाद आपको अपडेट करना है, तो मेहनत आज भी ज्यादा है। लेकिन आज इस मेहनत के बीच में आपको सिर्फ 3 चीजें साथ लेकर चलनी है: टीम वर्क, कंटेंट, और आपकी उस काम के प्रति ईमानदारी, निष्ठा, कि आप किस तरीके से, कितनी मेहनत से काम कर रहे हैं और लोगों तक ये सही जानकारी पहुंचा रहे हैं। र्यूमर्स नहीं, आपने खबर देनी है तो सच्ची देनी है, जो रियलिटी है वो देनी है। तो लोग तभी आपके साथ जुड़ेंगे, तभी आपका स्क्रॉल वाला जो उंगली है वो रुकेगी। उसको पता है ये चैनल न्यूज रूम 24 आवाज है, तो ये है खबर, तो वो रुकेगा और सुनेगा। नहीं तो स्क्रॉल के अंदर न जाने कितने चैनलों की न्यूज निकल जाती है, कोई रुकता नहीं है। तभी रुकता है जब उसको पता है ये ब्रांड है, इस ब्रांड के अंदर ये चीज देखने को मिलेगी, इस ब्रांड की टीम बहुत स्ट्रांग है, इस ब्रांड का कंटेक्ट जो है, जो हम बेचते हैं लोगों को, अपना मटेरियल जो देते हैं हम, हमारा कंटेंट जो है वो मजबूत है, तब लोग रुकते हैं। नहीं तो स्क्रॉल में ये चैनल भी नीचे चला जाता है। इसलिए आपको सोच समझ कर काम करना पड़ता है, मेहनत डबल करनी पड़ती है लोगों तक सही जानकारी पहुंचाने के लिए। और लोगों की तरफ से भी उम्मीद रहती है कि वो भी ट्रस्ट करें, क्योंकि लोगों का भरोसा जब आपके ऊपर होगा तो आपकी जिम्मेवारी और ज्यादा बढ़ जाती है कि उस भरोसे को कायम रखना है। हमने जो चीज लोगों तक डिलीवर करनी है, उसमें कहीं कोई ऐसी चीज ना हमारी तरफ से निकल जाए जिसका समाज पर या देश पर या किसी भी ऐसी चीज पर कोई नकारात्मक ना पड़े। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। और वैसे भी आपने पवन जी बिल्कुल ठीक टच किए। ये जनरेशन है ब्लिंकिट जनरेशन, जिसको 10 मिनट के अंदर हर एक चीज़ डिलीवर चाहिए डोर स्टेप के ऊपर। ये हमारा समय नहीं है जिस समय में हम राशन के डिपो पे 4 घंटे भी वेट कर सकते थे कि अब राशन मिलेगा। तो ये जनरेशन ब्लिंकिट और स्क्रॉल जनरेशन है। और अगर बिल्कुल। कंटेंट मेहनत से ना बना हो, कंटेंट अगर निष्ठा से ना बना हो जैसे आपने कहा, और टीम वर्क के साथ ना बना हो, तो वो उसको इमिजिएटली नकार देते हैं। क्योंकि इनकी सेंस जो आजकल की जनरेशन है बहुत स्ट्रांग है। वो कहीं ना कहीं इवेलुएट कर लेते हैं कि इसके पीछे ईमानदारी है या खाली ये एक सरसरी काम किया गया है। पवन जी, अब हम आते हैं अपने पॉडकास्ट के आखिरी चरण में हम हैं। और जितना आपका विस्तृत आपका एक्सपीरियंस है और जितना आपने कार्य किए हैं रंगमंच से लेकर पत्रकारिता में, आजकल के जो उभरते पत्रकार हैं, या वो व्यक्ति या वो बच्चे जो पत्रकारिता को अपना एक जीवनी या प्रोफेशन बनाना चाहते हैं, उनके लिए आपके सुझाव और मार्गदर्शन क्या होगा? अब एक चीज मैं और ऐड करूंगा, जो जी, पहले मैंने कहा जी कि प्लीज। जैसा हम बात कर रहे थे कि हम लोगों को तक क्या पहुंचा रहे हैं, पहुंचाने के लिए टीम वर्क की मैंने बात की है। माइक पकड़ के मोबाइल के ऊपर आप लाइव रिपोर्टिंग कर सकते हो। अगर आपने किसी को कोई अच्छी चीज डिलीवर करनी है, कोई प्रोग्राम आपने बना के तैयार करना है,
उसके पीछे जो टीम होती है, वो चाहे एडिटर्स हो, चाहे उसमें हमारा ग्राफिक कंटेंट वाला लड़का हो, उसमें चाहे जैसे मैं बैठा हूं अभी आपके सामने, तो मैंने क्यों आपसे समय मांगा था कि कैमरा के थ्रू जाएंगे, क्वालिटी का ध्यान रखा जाता है, लाइट्स कैसे होंगी, मेरा शेडो तो नहीं पीछे आ रहा। ये आजकल बहुत काम लोग करते हैं, आजकल दौड़ है, फटाफट दिखाओ और निकल जाओ। लेकिन जो आप प्रोग्राम करोगे, आप उसके अंदर हर चीज डालोगे, हमारे एडिटर्स जाओ, हमारे जो भी लोग काम करने वाले हैं, कैमरामैन हैं, लाइट्स वाले, अभी मैं प्रोग्राम करते करते 3 बार लड़का रणवीर जो है वो बीच में आया है, उसने देखा है आकर कि कहीं स्क्रीन थोड़ी ऊपर नीचे तो नहीं हो रही। क्योंकि ये कहाँ से एक संस्थान का काम होता है, ये कलेक्टिव वर्क है, कि कल को ये ना लगे कि उस चैनल का बंदा लाइव पे बैठा था तो कहीं ना कहीं ये गलती वहां रह गई। वो चीजें मैटर करती हैं, उनको ध्यान में रखना पड़ता है। बाकी आपका दूसरा जो सवाल था, मैं उस पर आता हूँ कि ये बहुत बड़ा फील्ड है, पहले से ज्यादा और ज्यादा हो गया है। लेकिन नए लोग जो आ रहे हैं, इस प्रोफेशन को अपना रहे हैं, बहुत से लोग ऐसे हैं जो सिर्फ डिग्री के लिए आते हैं, क्योंकि बहुत से कॉलेजों में ये सब्जेक्ट है, बच्चे पढ़ते हैं, मजबूरी में लिया हुआ है, उनको जर्नलिस्ट नहीं बनना है, उनको अपनी ग्रेजुएशन के अंदर एक सब्जेक्ट जबरदस्ती दे दिया, भाई इसको करना है, तो वो किसी ना किसी तरीके से पास मार्क लेकर निकलना चाहता है, वो अपनी दूसरी दुनिया में जाना चाहता है। लेकिन जो प्रोफेशनली जो लोग इस फील्ड में आते हैं, जो पढ़ते हैं, इसके ऊपर मेहनत करते हैं, ये बहुत बहुत ब्रॉडेड है। इसके अंदर डेस्क से लेकर ऑन कैमरा तक बैठने के लिए बहुत से फील्ड हैं जिसके अंदर काम करना पड़ता है। डिफरेंट फील्ड है इसके अंदर, वो लोग काम कर भी रहे हैं। लेकिन जैसा मैंने पहले कहा कि आपको अगर आज के दिन, आज की इस दौड़ में कामयाब होना है, तो आपको 3 चीजों के ऊपर बहुत फोकस करना पड़ेगा। कंटेंट, आपके जो काम कर रहे हो उसके लिए लोगों का भरोसा, और आप भरोसा कायम रखना है, कॉन्फिडेंस आपके अंदर होना चाहिए। जिम्मेवारी बहुत बड़ी चीज होती है कि आप क्या डिलीवर कर रहे हो, आप लोगों तक कौन सी खबर पहुंचा रहे हो, इस खबर से किसी को नुकसान तो नहीं ज्यादा हो रहा, इस खबर से किसी का, ये बहुत ध्यान में रखनी पड़ती है, उसके बाद ही आप करते हो। लेकिन दुनिया आ रही है, बहुत से बच्चे आ रहे हैं, अलग अलग इंस्टीट्यूट्स में कोचिंग ले रहे हैं, टेलीविजन की भी ले रहे हैं, प्रिंट में भी लोग आ रहे हैं। ऐसा नहीं है प्रिंट खत्म हो गया है, देखिए प्रिंट खत्म नहीं हो सकता, प्रिंट का अपना एक जगह है। आज भी लोग जो हैं वो एडिटोरियल पढ़ने का वेट करते हैं, उनको पता है फलां अखबार में एडिटोरियल होगा, फलां बंदे ने लिखा होगा, फलां खबर जो है वो फलां रिपोर्टर कर रहा था, कैसे लिखी होगी, वो चीजें मैटर करती हैं। क्योंकि कोई भी आईपीएस आईएएस का एग्जाम होगा ना, तो जब शुरुआत होती है, जब वो बच्चा इस तैयारी की ओर जाता है, तो सबसे पहले उसको 2-3 न्यूज़पेपर के नाम दिए जाते हैं, भाई तुम उनको पढ़ते हो तो डेली पढ़ा करो, क्योंकि वोकेबलरी वहां पर है आपकी। इंग्लिश, जो इंग्लिश न्यूज़पेपर है वहां पर आपकी वोकेबलरी है, वहां पर आपके पास ग्रामर है। हिंदी के न्यूज़पेपर हिंदी के विद्यार्थियों को पढ़ाए जाते हैं, उनको पता है कौन कौन से हिंदी के पेपर हैं जहां पर बहुत अच्छा कंटेंट होगा, अच्छे एडिटोरियल होंगे, वो पढ़ाए जाते हैं। आईपीएस हो, आईएएस, कोई भी आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जाते हैं, तो न्यूज़पेपर की महत्ता आज भी है। लेकिन टेलीविजन का भी दौर है, और अब है डिजिटल का दौर। तो डिजिटल के दौर में जितनी भी जनता अब आ रही है, जो नए लड़के लड़कियां आ रहे हैं, उनके अंदर पैशन भी है और काम करने का जज्बा भी है। बहुत बढ़िया पवन जी, और आपने इतना अच्छा संदेश दिया है जिसमें काफ़ी चीज़ें जो हैं उनके होलिस्टिक डेवलपमेंट के लिए बड़ी हैं। एक हम ना अपने जो आपके दोस्त रहते हैं और जो कहीं ना कहीं हमारे भी कॉमन दोस्त होते हैं और हमारे व्यूअर्स भी होते हैं, एक क्वेश्चन बहुत हमारे पास आपके लिए स्पेशली आया है। ये खड्डो खट का आइडिया आया कहाँ से? क्योंकि बहुत प्रचलित हो चुका है, बहुत अधिक प्रचलित हो चुका देखिए है। देखिए, ये मैं दावे से कहता हूँ, ये हमारे अच्छे दोस्त हैं, एडवोकेट हैं शेख शकील, वो प्रोग्राम करते थे, जैसे कोई भी खबर होती थी वो कहते हैं कि जम्मू खटोखट कर दी है इन्होंने। जी। तो वो बेसिकली ये शेख शकील साहब का खडोखट उनका है, आज भी क्रेडिट हम उनको देते हैं। बट उन्होंने हमें अनुमति दे रखी है कि आप इसको आप कर सकते हो, इसके लिए आपके ऊपर कोई बंदिश नहीं है। लेकिन ये एक ऐसा टाइटल अब बन चुका है, देखिए आपने चंद शब्दों में लोगों तक वो चीज पहुंचानी है, कटाक्ष करके। व्यंग जो है ना, व्यंग तो बहुत जबरदस्त चीज होती है। हरिशंकर परसाई को जो लोग पढ़ चुके हैं उनको पता है कि वो क्या लिखते हैं। इंस्पेक्टर माददीन की चंद्रमा से वापसी, बहुत सी चीजें उन्होंने लिखी हुई हैं। हरिशंकर परसाई का व्यंग जो है वो सरकारों को भी हिलाते थे। तो ये वो व्यंग है कि सरकार बहुत कुछ कर रही है, रोड खड्डोखड्ड पड़े हुए हैं, जनता बेचारी परेशान है। तो ये शेख शकील साहब का हाई क्रेडिट उनको मैं आज भी उनको देता हूँ। उन्होंने हमें लाइबिलिटी दे रखी है, आप इसको इस्तेमाल करिए। बहुत बढ़िया पवन जी, और आपने जो आज परसाई साहब का टच किया, और इंसिडेंटली कुछ देर पहले ही मैंने चंद्रमा की वापसी जो है उनका पूरा लेख पढ़ा, और मैं हाँ, पढ़ा होगा, बहुत जबरदस्त है। बहुत
और मैंने प्रसारित। मैंने उसमें करेक्टर किया हुआ है, अच्छा, मालदीव का। वो हाँ। बहुत ही बढ़िया है, किस तरीके से डेपुटेशन के ऊपर चांद पर जाते हैं और किस तरीके से वहां पे सब चीजें देखते हैं। और मैं अपने व्यूअर से भी आग्रह करना चाहता हूँ कि परसाई साहब जैसे व्यंगकार उस समय, जैसे पवन जी ने बताया है, सत्ताओं को हिलाने के लिए भी, क्योंकि वो मजाक मजाक में इतना कटाक्ष कर देते थे उस समय सत्तारूढ़ लोगों के ऊपर भी, कि जो मुश्किल से मुश्किल लोग भी अपने कार्य में करने से घबराते थे। पवन जी, बहुत अच्छा रहा आपके साथ। और मैं डॉक्टर विकास को जैसे वोट ऑफ थैंक्स के लिए जब हैंड ओवर करता हूं, लेकिन उससे पहले कुछ एक शब्द कहना चाहता हूं कि आप पत्रकारिता में ईमानदारी के और निष्ठा के एक सशक्त प्रतीक हैं। क्योंकि आपके देखने से भी आपको, और आपकी आवाज की बुलंदी में भी इतनी ईमानदारी है, जो ईमानदारी आजकल की पत्रकारिता में बहुत आवश्यकता है। और मैं उनसे भी आग्रह करता हूं जो लोग पत्रकारिता में जाना चाहते हैं, कुछ समय आप पवन जी से पर्सनली भी मिल सकते हैं, क्योंकि बहुत अच्छे इंसान होने के साथ साथ एक बहुत ही बढ़िया प्रोफेशनल भी हैं। आपका जीवन हम सब के लिए एक प्रेरणादायक है। किस तरीके से आपने अपने जीवन को सस्टेन करने के लिए इनिशियली आपने टी स्टॉल चला के भी अपनी एजुकेशन को सपोर्ट किया, कैसे आपने अपने गुरु पद्मश्री बलवंत ठाकुर जी को आज तक याद करते हैं, और किस तरीके से आप उनको याद करते हैं कि और उनका कितना योगदान है उसके बारे में आप बताते हैं। आप ये भी कह सकते थे खड्डो खड्ड जो है वो आपका अपना सोचा हुआ है, लेकिन ये एक ईमानदारी का एक और प्रतीक है कि आपने शेख शकील साहब के बारे में बताया कि उनका है, और आपने उनसे अनुमति ली है कि इसको अपने प्रोग्राम में करने के लिए। इससे अधिक मेरे पास कोई शब्द नहीं है पवन जी आपके लिए। और मैं बहुत सौभाग्यशाली मानता हूं कि आप जैसे एक व्यक्ति आज तवी टेल्स में आए, और हमें भी इस चीज का गौरव है कि हम आपको बहुत अच्छे से जानते हैं और अपने आप भी हमें अपने दोस्तों में गिनते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया पवन जी। और मैं डॉक्टर विकास से आग्रह करता हूं, क्योंकि डॉक्टर विकास क्या करते हैं, ये नारायणा में बैठते हैं, और नारायणा में वैष्णो देवी बिल्कुल उनको सामने दिखती है, माता के भक्त हैं, ये टीका भी लगाया हुआ है इन्होंने। तो ये सारे देवी देवताओं को इकट्ठे करके एक वोट ऑफ थैंक्स देते हैं फॉर उज्जवल भविष्य के लिए। मैं डॉक्टर विकास से आग्रह करता हूं कि इसको करने के साथ ही हम अपने आज के पॉडकास्ट 79 का समापन करेंगे। शुक्रिया। पवन जी, 79th एपिसोड को सुशोभित करने के लिए, इसमें चार चांद लगाने के लिए आपने अपना कीमती समय निकाला अपने स्टूडियो से। आज आज आपका प्रोफेशनल टाइम लिया है, तो इसके लिए स्पेशल धन्यवाद हमारी पूरी तवी टेल्स की टीम की ओर से। पवन जी, आज अपने जीवन के इतने अनमोल अनुभव आपने हमारे साथ साझा किए, इसके लिए तो मैं आपका आभारी हूं ही, और पूरे दिल से आपका आभार व्यक्त करना चाहता हूं। रंगमंच से लेके पत्रकारिता के शिखर तक का आपका ये सफर आने वाली पीढ़ियों के लिए एक बहुत बड़ी प्रेरणा है। जिस सरलता से आपने अपनी यात्रा शेयर की, अपने बारे में आपकी हम्बल बैकग्राउंड, मुझे तो एक झलक दिखी कि एक सच्चा डोगरा क्या होता है वो आपके जीवन से दिखा। फौजी परिवार, सच्चाई, ईमानदारी, निष्ठा, डेडिकेशन, क्या नहीं है। और यही तो होता है डोगरा, कि कहीं भी कोई मैनिपुलेशन नहीं, सीधे जैसे अंदर वैसे बाहर। तो ये सामने मतलब एक मुझे कहे कि एक आइडियल डोगरा कौन होता है, तो मैं बोलूंगा जी पवन शर्मा जी को देखिए, ऐसा होता है हमारा डोगरा। तो आपने बहुत अच्छे से अपने सारे जो यात्रा है रंगमंच की भी बताई, पढ़ाई लिखाई से भी शुरू किया, बिश्नाव गांव की यादें, और फिर मीडिया में एंट्री, पारंपरिक मीडिया से सोशल मीडिया वाला जो आज डिजिटल प्लेटफॉर्म है, इसके चैलेंजेस के बारे में भी आपने बताया। और बहुत से आपने अच्छे टिप्स दिए हमारे बडिंग जर्नलिस्ट को। और ये बहुत एक अजय जी जो जैसे बोला कि सरलता, एक ईमानदारी जो होती है, आज के समय में ईमानदार व्यक्ति ढूंढने के लिए टॉर्च लेके निकलना पड़ता है। तो हर फील्ड में हम ढूंढते हैं, कोई डॉक्टर भी ढूंढता है यार अच्छा कौन है, अच्छा मतलब ईमानदार कौन है। तो वो समय आ गया है, अब वो भी आ गया है कि हाँ जी अच्छा पत्रकार कौन है, यानी कि ईमानदार कौन है। तो वो कदर पड़ने वाली है, और हमें गर्व से हम कह सकते हैं कि पत्रकारिता में अगर ईमानदारी की कोई मिसाल है तो पवन शर्मा जी हैं। तो अपना का कीमती समय निकाल कर हमारे साथ जुड़ने के लिए मैं फिर से आभार व्यक्त करना चाहता हूँ। माता वैष्णो देवी, बावे वाली माता, अपने कुल देवी कुल देवताओं से मैं प्रार्थना करना चाहूंगा कि आप जिस यात्रा में आगे बढ़ रहे हैं, आप उसमें नए नए आयाम स्थापित करें,
और जो भी विजन मिशन के साथ आप आगे बढ़ रहे हैं, हमें गौरवान्वित महसूस करवा रहे हैं। हर डोगरे को हमें गर्व होता है जब आपका प्रोग्राम हम देखते हैं, उसके व्यूज चंद मिनटों में हजारों लाखों में चले जाते हैं खड्डों खड्ड के। और बाकी बहुत खुशी होती है ये देख के कि डोगरी का खास करके जो आप यूज करते हैं छाती ठोक के, तो वो हमें बहुत पसंद। बेबाकी से मैं स्पेशली वो मेंशन करना चाहूंगा, क्योंकि आजकल ट्रेंड है, हम हमारा प्रोग्राम डोगरी में नहीं है, उसके रीजंस अलग हैं कि हम चाहते हैं कि पवन शर्मा जी को ना सिर्फ जम्मू में लोग जाने, दिल्ली में भी जाने, अमेरिका में भी जाने, इसलिए हमारा मीडियम हिंदी है। लेकिन डोगरी को जिस तरीके से आपने एक एक आगे बढ़ाने का डिजिटल प्लेटफॉर्म पे एक प्रयास किया है, मैं उसकी भी सराहना करना चाहूंगा। मैं फिर से पूरी टीम की ओर से आपका बहुत आभार व्यक्त करना चाहता हूँ। और जय डुग्गर, जय डोगरा, जय हिंद, जय माता दी। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब और खजूरिया साहब। बहुत अच्छा लगा तभी टेल्स के इस कार्यक्रम में। उम्मीद है फिर मुलाकात आपसे दोबारा होगी। लेकिन डोगरी की बात कर रहे थे, तो डोगरी तो हमारा पैशन है, डोगरी के लिए तो अब काम है। हमारे जो न्यूज रूम 24 आवाज पे हम लोग डोगरी पे बहुत शो करते हैं। तुंदी सरकार तुंदे मुद्दे है, खबरें दी खबरें हैं, टकोदी गल है, बीच में खडो खाट भी आता है। बहुत से प्रोग्राम जो है हम डोगरी भाषा में करते हैं, क्योंकि डुगर दत्ती से जुड़े हैं। तो डुगर दत्ती के अंदर अपनी मातृभाषा को प्रमोट करना है, डोगरी सिखानी है, डोगरी बोलनी है, लोगों से कहना है कि डोगरी सीखें, डोगरी बोलें। और द न्यूज रूम 24 आवाज आपको लगातार डोगरी में अलग अलग शो जो है, अलग अलग प्रोग्राम है, आपके तक पहुंचाते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद सर। बहुत बढ़िया पवन जी। और जब हम आपको अभी आखिरी 2 मिनट आपसे जो हैं, आप मुझे बस ये बताइए कि इतने हजारों इंटरव्यू लेने के बाद आज इंटरव्यू देते हुए आपको कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। और वो भी डॉक्टर साहब बैठे हुए हैं, खजूरिया साहब बैठे हैं, आप तो दोनों बहुत अच्छा। आपका तभी टेल्स का भी जो सिस्टम है, जो 79 एपिसोड जो कर रहे हैं आपके, मैंने पहले भी प्रोग्राम में देखे हैं, आपको फॉलो भी करता हूँ। तो बहुत अच्छा है और बहुत अच्छा लग रहा है कि आप भाइयों के साथ बैठे हैं और बात डुगर की हो रही है, तो और ज्यादा अच्छा लगता है। शुक्रिया। आपकी यही ब्लेसिंग्स और यही गाइडेंस हमारे लिए और तवी टेल्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। शुक्रिया पवन जी। जय डोगरा, जय डुगर जी। जय डुगर।